नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स के आज के इस सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। क्या कंटेस्ट है? देखो, रशिया यूक्रेन वार अभी जारी है, जहां से कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं जिससे पता चल रहा है कि रशिया ने सिविल सेटलमेंट्स में बॉम्बिंग की है। मतलब जो रेजिडेंशियल एरियाज है ना, उनके ऊपर बम गिराए हैं। और तो और जो बच्चों के मैटरनिटी हॉस्पिटल है ना, उनको भी निशाना बनाया गया है। इसलिए रशिया पर वार क्राइम का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें अगर एथिकल पर्सपेक्टिव हम निकालें, देखो बेसिक्स की बात करते हैं। वार क्राइम तब होता है जब कोई देश वार के दौरान जो इस्टाब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉज या फिर वार एथिक्स हैं या फिर ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशन करता है। जेनेवा कन्वेंशन आई थी 1949 में। जेनेवा कन्वेंशन के 4th प्रोटोकॉल के अनुसार वार के दौरान आप सिविलियंस के इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वार एथिक्स भी वार के कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट देता है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के ऊपर अटैक को इमोरल माना जाता है। वार क्राइम गांधी जी के मीन्स और एथिक्स के भी खिलाफ है। याद कीजिए गांधी जी का क्या कंसेप्ट है मीन्स एंड एंड्स का। गांधी जी कहते हैं मीन्स आपके खराब होना तो फिर एंड आपका अच्छा नहीं हो सकता। आप अपना एंड को पाने के लिए गलत मीन्स का सहारा नहीं ले सकते। वार जीतने के लिए हॉस्पिटल और बच्चों को टारगेट करना इमोरल है। नेक्स्ट, वार क्राइम वर्ल्ड पीस के लिए भी खतरा है। देखो, वार दो कंट्रीज की आर्मी के बीच होनी चाहिए, लेकिन जब सिविलियंस और बच्चों को टारगेट किया जाता है तब इसके दुष्परिणाम पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा बन जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो इस प्रकार से बीच बीच में आप कोर्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नेक्स्ट, वार क्राइम प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का भी वायलेशन है, क्योंकि देखो हर देश की आर्मी प्रोफेशनल होती है। जैसे इंडियन आर्मी देख लीजिए कितनी प्रोफेशनल है। उसके पीछे हर एक आर्मी के ना कुछ वैल्यूज और रूल्स होते हैं जिन्हें वार के दौरान हमेशा पालन करना चाहिए। सबसे लास्ट में मेडिकल एथिक्स का पॉइंट है। मेडिकल एथिक्स के अनुसार वार के समय कभी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर हमला नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्थ पर्सनल न्यूट्रल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। उनकी ड्यूटी हर इंसान के प्रति होती है। डॉक्टर्स जो होते हैं आर्मी के, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। तो रशियन यूक्रेन आर्मी को भी ग्रोस ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से बचना चाहिए इस युद्ध के दौरान। तो इस प्रकार से हमने डिटेल से एथिकल पर्सपेक्टिव जाने। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का रेप पर आपत्तिजनक बयान से संबंधित है। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में राजस्थान में सर्वाधिक रेप के पर्सन पर बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद और निंदनीय बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान जो है वो मर्दों का प्रदेश है, मतलब लैंड ऑफ मैन, इसलिए यहां पर रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। आप बताइए, इससे ज़्यादा रिडिकुलस आंसर कोई हो सकता है क्या? राजस्थान में रेप पूरे देश में सबसे ज़्यादा होने का। आप अपनी राय जरूर बताइएगा मंत्री जी की इस स्टेटमेंट के बारे में। खैर, एथिकल पर्सपेक्टिव निकालते हैं। देखो, मंत्री जी का जो जवाब है ना, हमारे समाज की पैट्रियार्कल माइंडसेट को दर्शाता है, जिसके अनुसार महिला पुरुष प्रधान समाज में वीक होती हैं। उनकी जो पोजीशन है वो पुरुषों के मुकाबले में कमजोर है। देखो, इस तरह के बयान सोसाइटी में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को इनडायरेक्टली लेजिटिमेट करते हैं, जिससे जो रेपिस्ट लोग होते हैं उनके थॉट प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। अब मंत्री जी ने बोला कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए रेप ज़्यादा होते हैं। अब मर्द वर्ड ऐसा है, आपको भी पता है मर्द वर्ड को समाज में कैसे लिया जाता है। तो आप बताइए, उनकी जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार के रेप्स को इनडायरेक्टली लेजिटिमेट करार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और देखो, विधानसभा और संसद की अपनी एक गरिमा होती है। वहां पर जो कुछ होता है ना, उसे पूरा प्रदेश पूरा देश देखता है, और वहां पर ऐसी टिप्पणी करना देखो बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है। नेक्स्ट, देखो, यह सरकार की जिम्मेदारी है समाज में होने वाले इस प्रकार के कुकृत्यों को रोकना। लेकिन मंत्री जी जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ना, तो ये उनकी विल पावर को दिखाता है कि वो कितने संजीदा हैं, कितने सीरियस हैं रेप को रोकने के लिए। तो ये सारे जो एथिकल पर्सपेक्टिव है निकल के आते हैं इस न्यूज़ में। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फेसबुक से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? फेसबुक ने ना रशियन जो इन्वेजन हुई है ना,
इसके अगेंस्ट हेट स्पीच को अलाउ कर दिया है। मतलब कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है, इस अटैक के अगेंस्ट कोई हेट स्पीच भी देता है ना, तो फेसबुक उसको रिमूव नहीं करेगा। समझ रहे हो? दरअसल फेसबुक कंपनी ने हेट स्पीच पॉलिसी अपना रखी है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार की हेटफुल मैसेज या फिर पोस्ट को हटा दिया जाता है। जैसे कोई पर्सन बोल देता है कि इस कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस होना चाहिए, तो उस स्पीच को हटा दिया जाएगा, उस पोस्ट को हटा दिया जाएगा। अगर पोस्ट किसी भी तरह के वायलेंस को बढ़ावा देता है तो फेसबुक उसे हटा देता है। लेकिन फेसबुक ने हेट स्पीच पॉलिसी में कुछ चेंज किया है ताकि ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट हेट स्पीच दे सकें। जैसे कोई पोस्ट में रशिया के प्रेसिडेंट या आर्मी को डेथ थ्रेट देता है तो कायदे से तो वो रिमूव हो जानी चाहिए। लेकिन अब फेसबुक ने अपनी हेट स्पीच पॉलिसी में बदलाव किया है और कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट को कोई धमकी भी देता है मौत की तो उस पोस्ट को नहीं रिमूव किया जाएगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही कितना गलत है। एथिकल पर्सपेक्टिव देखो, अगर हम निकालें, हेट स्पीच वायलेंस को और ज्यादा बढ़ावा देगी, जिससे पीस इस्टेब्लिश होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो और कम हो जाती है। हेट स्पीच ईस्टर्न यूरोप की सोसाइटी में हेट्रेड की फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे रशिया के जो सिविलियंस हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। इवन ईस्ट यूरोप में रशिया के जो सिविलियंस हैं उनको वायलेंस का भी सामना करना पड़ सकता है इस प्रकार की हेट स्पीचेस से। गांधी जी ने हमेशा यह कहा है, आप क्राइम से नफरत करो ना कि क्रिमिनल से, क्योंकि रशिया की आर्मी आदेशों का पालन कर रही है। हेट स्पीच से ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और किसी कंपनी के द्वारा हेट स्पीच को इस प्रकार से अलाउ करना तो मतलब हेट स्पीच को प्रमोट करने के समान है। ये बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट है, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वर्ल्ड के किसी एक रीजन में आपके लिए अलग नॉर्म्स हैं और दूसरे रीजन में आपके लिए अलग नॉर्म्स हैं। हाउ कैन यू डू डैट? समझ रहे हो? तो ये सारे एथिकल पर्सपेक्टिव जो हैं आप निकाल सकते हो। इसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पिछली वीडियो में आपने नीचे जो कमेंट्स दिए उसमें से बहुत सारे जो कमेंट्स हैं काफ़ी रैशनल हैं। पता लगता है कि कौन लोग इस वीडियो को देखते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअलनेस और नॉलेज के लेवल का पता लगता है। अगला जो हमारा आज का जो टर्म है ना, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है मोरल रिलेटिविज्म। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं मोरल रिलेटिविज्म क्या है। देखो, मोरल रिलेटिविज्म के अनुसार मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हर समय या हर जगह एक से नहीं हो सकते। हाँ, सोसाइटी या कंट्री के कुछ मोरल लॉस होते हैं जो दूसरी सोसाइटी या कंट्री में इमोरल हो सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। बहुत सारे कंट्रीज में एबॉर्शन आज मोरल है, लेकिन बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में एबॉर्शन जो है वो इमोरल है, बैंड है। कुछ डेवलप कंट्रीज में एबॉर्शन सिर्फ लिमिटेड केसेस में अलाउड है, क्योंकि एबॉर्शन को इमोरल माना जाता है। मोरल रिलेटिविज्म के अनुसार कोई यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते जो हर जगह अप्लाई होते हो पूरे वर्ल्ड में। हालांकि मोरल रिलेटिविज्म का क्रिटिसिज्म भी होता है। जैसे देखो, टेररिज्म, रेप जैसे एक्ट हर सोसाइटी और कंट्री में इमोरल होते हैं, जिन्हें किसी भी सोसाइटी में आप मोरली जस्टिफाइड नहीं कर सकते। चलो, टेररिज्म को आप एक पल के लिए छोड़ भी दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन एक देश में टेररिस्ट हो और दूसरे देश के लिए वो फ्रीडम फाइटर हो, लेकिन रेप, आप बताइए किस सोसाइटी में आप रेप को जस्टिफाई करोगे? तो ये क्रिटिसिज्म है मोरल रिलेटिविज्म का। इसके बाद अब वो एग्जांपल देख लीजिए लीडरशिप और गुड गवर्नेंस का। एनजीओ है स्नेहम, द सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन। कहां पर काम करता है? मुंबई के धारावी में। इस एनजीओ ने काफी अच्छे काम किए मालन्यूट्रिशन की समस्या को खत्म करने के लिए। इस एनजीओ ने लोगों में अवेयरनेस फैलाई, न्यूट्रिशन संबंधित उनको नॉलेज दी। इवन आंगनवाड़ी जो वॉलंटियर्स हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की इस स्नेहा एनजीओ ने। इस एनजीओ के वॉलंटियर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला एनजीओ स्नेहा ने जो काम किया। तो गवर्नेंस में या फिर एथिक्स में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड
व्हाट शुड बी आइडियल पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट, डिस्कस। देखो, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज द एटीट्यूड यू होल्ड टूवर्ड्स पॉलिटिकल इश्यूज एंड आइडियोलॉजीज। मतलब एग्जाम्पल समझिए, मतलब समझ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है। अगर आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो तो आपका एटीट्यूड प्राइवेटाइजेशन के प्रति नेगेटिव होगा, समझ गए। आइडियल पॉलिटिकल एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स का कैसे होना चाहिए? न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल इश्यूज होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट न्यूट्रल होकर हर पार्टी के साथ, ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि सिविल सर्वेंट न्यूट्रल होकर हर पार्टी के साथ ऑब्जेक्टिवली काम कर सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के एटीट्यूड में। सिविल सर्वेंट्स का पॉलिटिकल एटीट्यूड प्रोफेशनलिज्म के अनुसार होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स का पॉलिटिकल एटीट्यूड हमारा जो संविधान है उसके प्रति होना चाहिए, सिविल सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और अनबाइस्ड होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है ना, पॉलिटिकल इश्यूज जैसे रिजर्वेशन और जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उन पर अनबाइस्ड होना चाहिए। तो ये 3-4 जो कीवर्ड्स है ना, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, न्यूट्रलिटी, प्रोफेशनलिज्म, अनबाइस्ड। अब लास्ट में कोट डिस्कस कर लेते हैं आज का। जॉर्ज वाशिंगटन ने यह बात बोली थी, फ्यू मैन हैव वर्च्यू टू विदस्टैंड द हाईएस्ट बिडर। यह कोट इंटीग्रिटी का महत्व बताता है। इसके अनुसार बहुत कम लोग इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति हजारों या लाखों रुपए के करप्शन ना करे पर शायद करोड़ों रुपए का ऑफर उसकी इंटीग्रिटी को वीक कर सकता है। सिविल सर्वेंट्स के लिए इंटीग्रिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जिसे उसे किसी भी प्राइस किसी भी प्राइस या फिर रिवॉर्ड के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब रिश्वत चाहे देखो 10 रुपए की हो या फिर 10 करोड़ की हो, रिश्वत है। इंटीग्रिटी का लॉस तो देखो 10 रुपए की रिश्वत में भी है और 10 करोड़ की रिश्वत में भी है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट बिडर को विद स्टैंड कर सकते हैं। मतलब कोई सिविल सर्वेंट को बोलेगा 10 रुपए की रिश्वत ले लीजिए, वो इनकार कर देगा साफ साफ, नहीं चाहिए तुम्हारी 10 रुपए की रिश्वत। लेकिन सामने वाला बोलेगा 100 करोड़ की रिश्वत देता हूं। बहुत कम सिविल सर्वेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो इनकार कर पाएंगे। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। देखो, जितने आप एथिक्स पढ़ रहे हो लेकिन आप सर्विस में जाओगे ना, आप देख लेना इस चीज को, बहुत कम सिविल सर्वेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो उनका स्टैंड जो रहेगा जो एग्जाम की तैयारी से पहले होता है। बहुत कम लोग कैरेक्टर को अपहोल्ड कर पाते हैं। शायद अभी तक की अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस आपने ये चीज की हो, अगर नहीं की तो सर्विस ज्वाइन करने के बाद आप कर लोगे। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।